साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, ताकि हमारा प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस का भी शानदार प्रिपरेशन हो जाए। आज हम अपनी क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला टॉपिक आप समझ सकते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा। इसे हम डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं, राइट? संकल्प बैच 2.0 के बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं इस क्लास को शुरू करने से पहले। जो बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम को जॉइन कर लेना है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप वहाँ से पब्लिक टेलीग्राम पर जाएँगे तो ये प्रोफार्मा मिल जाएगा। पूरा 100 डेज़ का ये प्लान है, इस प्लान के अनुसार ही हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको भी इस प्लान के अनुसार ही करना है। अपनी पढ़ाई को 2 हिस्सों में बाँट लीजिए, एक प्रीलिम्स और दूसरा मेंस का। तो दिन में जो आपको डे वाइज़ टारगेट दिए गए हैं, एक हिस्से में डे वाइज़ टारगेट में आपको प्रीलिम्स पूरा कर लेना है और दिन का जो दूसरा हिस्सा होगा जिसमें आप मेंस पढ़ेंगे, तो मेंस का जो डे वाइज़ टारगेट है वो आपको पूरा कर लेना है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस तो अवेलेबल करा ही जा रही हैं। उसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड आपको नोट्स हैंड रिटन हमारे मिल जाएँगे, ताकि आप इनका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट होंगे, सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों टेस्ट होंगे और डेली टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन के अनुसार हम इस पूरे 100 डेज़ में मैक्सिमम प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे, ताकि मेंस का एक लगभग स्टैटिक पोर्शन 80% कवर हो जाए और प्रीलिम्स का पूरी पढ़ाई हमारी हो जाए। फी स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिया गया है, बाकी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो 6306473000 ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी इससे जुड़ने का एक सिंपल प्रोसेस है, ये हमारा पेमेंट नंबर है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप मुझे इस नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो आपको इस प्रोग्राम से जोड़ दिया जाएगा। नंबर हमारा है 6306473000। पेमेंट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ये है। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं और यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले हम को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ। अगर थोड़ी-सी इसकी पृष्ठभूमि देखें, तो 15वीं शताब्दी के आसपास देखेंगे अरबों का जो प्रभुत्व है वो धीरे-धीरे बढ़ना लगता है और 1453 ईस्वी में अरबों के द्वारा जो है कुस्तुतुनिया इस पर जो है एकाधिकार कर लिया जाता है, इस पर नियंत्रण कर लिया जाता है। तो यूरोप की जो कनेक्टिविटी इस दक्षिण पूर्व एशियाई से, इस स्थल मार्ग से जो व्यापार होता है वो बंद हो जाता है। यूरोप आप जानते हैं भारत से सूती वस्त्र और इसके अलावा मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया से मसालों का व्यापार करता था। अब जब ये व्यापार बंद हो जाता है तो अब यूरोपीय कंट्रियों के देशों को अब एक नया मार्ग चाहिए इस हिस्से से व्यापार करने के लिए। तो अब एक ही ऑप्शन बच जाता है, इस समुद्री मार्ग से जो है जाया जाए और व्यापार किया जाए। तो अब समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए आधुनिक यंत्रों की खोज होती है, ताकि ये समुद्री मार्ग से यात्री जो हैं इस दक्षिण पूर्वी एशिया में पहुंच सके। इसी संबंध में हम पढ़ते हैं पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के द्वारा दिक्सूचक यंत्र, नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणना करने वाली तालिकाएं, सारणियों का निर्माण कराया जाता है, ताकि ये लंबी समुद्री यात्राएं संभव हो सके और व्यापार किया जा सके, राइट? तो इसी में हम अब कंपनियों की स्थापना का क्रम और फिर भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम देखेंगे। ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम बेसिकली समुद्री मार्ग से भारत आने के संबंध में देखेंगे। कंपनियों की स्थापना का क्रम देखेंगे तो पुर्तगीज कंपनी सबसे पहले स्टैब्लिश होती है 1498 में, फिर अंग्रेज कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित होती है। डच कंपनी स्टैब्लिश होती है 1602 में, डेनिश कंपनी 1616 में और फ्रांसीसी कंपनी 1664 में स्थापित होती है। तो यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगीज, फिर अंग्रेज कंपनी, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी कंपनी स्टैब्लिश होती है। हालांकि भारत में ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम थोड़ा सा बदल जाता है। पुर्तगीज कंपनी भारत में सबसे पहले आती है, सबसे पहले स्थापित होती है और सबसे पहले आती है। लेकिन अंग्रेज और डच कंपनियों का क्रम यहाँ थोड़ा सा बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। भारत आने वाली जो दूसरी यूरोपीय कंपनी होती है वो डच कंपनी होती है और तीसरी कंपनी होती है अंग्रेज कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद डेनिश आती है, फिर फ्रांसीसी होती है। यानी कंपनियों की स्थापना का क्रम और भारत में इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम थोड़ा सा बदलता है, केवल अंग्रेज और डच कंपनियों के संबंध में। बाकी का क्रम सेम रहता है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले पुर्तगीज कंपनी स्टैब्लिश होती है, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगीज कंपनी 1498 में, अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच कंपनी 1602, डेनिश कंपनी 1616 और फ्रांसीसी 1664। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम सबसे पहले पुर्तगीज कंपनी आती है भारत 1498 में ही, फिर
डच कंपनी आती है 1605 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और पहला जो अपना कारखाना इस्टेब्लिश करती है मसूलीपट्टनम में, वो 1611 में। फिर डेनिश कंपनी 1616 में यूरोप भारत आती है और अपना पहला कारखाना इस्टेब्लिश करती है, और उसके बाद फ्रांसीसी भारत आती है और भारत के सूरत में 1668 में अपना पहला कारखाना इस्टेब्लिश करती है, राइट। तो कंपनी की स्थापना और भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम ये दिया गया है, आपको इसे अच्छे से देख लेना है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ, उससे संबंधित हमने पृष्ठभूमि आपको बता ही दी है कि 15वीं सदी में अरबों का प्रभाव जब बढ़ता है तो 1453 में उस्मानिया सल्तनत के द्वारा कुस्तुत दुनिया जीत लिया जाता है। उसके बाद यूरोप के लिए एशिया और पूर्वी देशों से व्यापार जो स्थल मार्ग से होता था वो बंद हो जाता है। यूरोप जो गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया पर निर्भर था, अब जल मार्ग की खोज यूरोपियों के लिए आवश्यक हो जाती है, चूंकि स्थल मार्ग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब जल मार्ग की खोज के लिए कुछ हमको यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है ताकि समुद्र में यात्राएं संभव हो सके, तो उसके लिए पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के द्वारा दिक्सूचक यंत्र, नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाएं, सारणियों का निर्माण कराया जाता है जिससे समुद्र की लंबी यात्राएं संभव हो पाए। अब इन यंत्रों की मदद से फिर अलग अलग खोजकर्ता निकलते हैं खोज के लिए और अलग अलग क्षेत्रों की खोज करते हैं। सबसे पहले भारत की खोज के लिए या दक्षिण पूर्व एशियाई मार्ग की तलाश के लिए समुद्री मार्ग से निकलता है बार्थोलोम्यू डियाज, जो पुर्तगीज यात्री होता है। 1487 में ये केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में देखेंगे, ये सबसे दक्षिणतम हिस्सा जो अफ्रीका देश है, इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप, यहीं तक बार्थोलोम्यू डियाज पहुंच पाता है, राइट। उसके बाद भारत की खोज के लिए कोलंबस निकलता है, लेकिन कोलंबस भी मार्ग से भटक जाता है और भारत की जगह ये पहुंच जाता है कहाँ, अमेरिका पहुंच जाता है, और कोलंबस को हम जानते हैं कि अमेरिका का खोजकर्ता कहते हैं। भारत की खोज करने में जो सफल हुआ पुर्तगीज यात्री वो वास्को डिगामा हुआ। वास्को डिगामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से, जो एक व्यापारी रहता है, उसके मदद से, उसका नाम रहता है अब्दुल मनीक या जिसे अब्दुल इब्न मजीद कहते हैं, उसकी मदद से वास्को डिगामा भारत की खोज करने में सफल रहता है। तो कुछ खोजकर्ताओं के यहाँ पर नाम लिखे गए हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों की खोज की है। प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है और बीपीएससी ने प्रश्न निरंतर यहाँ से पूछे भी हैं। तो बार्थोलोम्यू डियाज जो पुर्तगीज यात्री था 1487 में केप ऑफ गुड होप कोई खोज करता है। वास्को डिगामा जो पुर्तगीज यात्री था, ये भी मई 1498 में भारत पहुंचा। तो भारत की खोज करने वाला जो पहला यूरोपीय यात्री था उसका नाम था वास्को डिगामा। अब खोज के संबंध में भारत तो पहले से ही था, यानी समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला वास्को डिगामा पहला व्यक्ति बनता है। कोलंबस के द्वारा 1494 में अमेरिका की खोज की जाती है। मूलतः ये इटली का निवासी था जिसे स्पेन के द्वारा वित्त पोषित किया गया था, ये आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट बना के। तो इटली का निवासी था कोलंबस और स्पेन के द्वारा इसे वित्त पोषित किया गया था इस यात्रा के लिए। तस्मान जो हॉलैंड निवासी था, 1642 ईस्वी में इसने न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की। न्यूजीलैंड, तस्मानिया को आप इस मैप में देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल अगर आप इस दक्षिणी हिस्से में देखेंगे तो ये तस्मानिया है, और दक्षिण पूर्व हिस्से में देखेंगे तो ये न्यूजीलैंड है। तो तस्मानिया न्यूजीलैंड की खोज किसने की? हॉलैंड निवासी तस्मान ने 1642 में न्यूजीलैंड तस्मानिया की खोज की थी। कैप्टन जेम्स कुक 1770 में जो ब्रिटेन का निवासी था, इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाला जेम्स कुक ब्रिटेन निवासी था। ऑस्ट्रेलिया की समुद्री मार्ग से इसने खोज की थी। हाउटमैन जो डच यात्री था 1596 ईस्वी में, इसने भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। तो सुमात्रा की खोज हाउटमैन के द्वारा की गई थी, ये सुमात्रा है। तो ये कुछ प्रमुख खोजें हैं प्रमुख क्षेत्रों की समुद्री मार्ग से, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, राइट। बार्थोलोम्यू डियाज, केप ऑफ गुड होप, वास्को डिगामा भारत, कोलंबस अमेरिका, तस्मान न्यूजीलैंड तस्मानिया, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया की, हाउटमैन भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा की। अब ये सारे यात्री किन किन देशों के निवासी हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब पुर्तगीज के बारे में देखते हैं। पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा करने के बाद अब्दुल मनीक या जिसे अहमद इब्न मजीद के नाम से जानते हैं, तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन में बदल बदल कर पूछा जाता है। तो अहमद इब्न मजीद या इसे हम अब्दुल मनीक के नाम से भी जानते हैं, गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से ये भारत पहुंच सका। और जब भारत पहुंचा तो कहां पर भारत में सबसे पहले ये पहुंचा? तो केरल के कालीकट में पहुंचा, जो माराबाद तट का हिस्सा है। तो अलग अलग ऑप्शन में बदल बदल कर आपसे लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे, कभी कालीकट, कभी केरल दिया जाता है, कभी मालाबार तट दिया जाता है। तो वास्को डी गामा भारत सबसे पहले कहां पर अपना पैर रखा? तो 17 मई 1498 को ये कालीकट पहुंचा, जो केरल के मालाबार तट में स्थित है।
उस टाइम कालीकट का जो शासक था उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन के द्वारा जो है इसका स्वागत किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद भारत पहुंचा और भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचा तो मालाबार तट के कालीकट पर, जो केरल में आपको मिलेगा। और इस समय कालीकट का शासक कौन होता है? जमोरिन, राइट। और किसकी सहायता से ये भारत पहुंच पाता है? तो पथ प्रदर्शक गुजरात का रहने वाला जो था उसका नाम क्या था? अब्दुल मनीक या अहमद इब्न मजीद। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना का मुनाफा कमाया, यानी 1 रुपए में अगर वो काली मिर्च खरीदता था तो यूरोप जाकर उसे 60 रुपए की बेचता था। तो इस तरीके से वास्को डी गामा काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना से अधिक का मुनाफा कमाया था, और काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड के नाम से यूरोप में ये प्रचलित हो गई थी। इसे अन्य पुर्तगीज यात्रियों को भी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि जब ये काली मिर्च यहाँ से लेकर जाता था और इतना अधिक मुनाफा कमाता था, तो सीधी सी बात है कि अन्य व्यापारी भी अब भारत आना चाहेंगे ताकि उन्हें भी ये मुनाफा प्राप्त हो सके। वास्को डी गामा भारत जो है दूसरी तीसरी बार कब आया? तो दूसरी बार 1502 में आता है, और तीसरी बार ये 1524 में आता है। तो पहली बार तो 1498 में आ गया और यहाँ से काली मिर्च लेकर गया और अन्य मसाले लेकर गया, जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा काली मिर्च पर होता है, लगभग 60 गुना का। दिन दूसरी बार आता है 1502 में, फिर तीसरी बार आता है 1524 में। 1524 में जब ये तीसरी बार आता है तो उसी दौरान इसकी कोचीन में मृत्यु हो जाती है। कोचीन जो केरल में है, तो यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। आपसे पूछा पूछा जाता है कि वास्को डी गामा की मृत्यु कब और कहाँ होती है? तो तीसरी बार जब भारत की यात्रा पर आता है तो 1524 में, तो इसी दौरान इसकी कोचीन में मृत्यु होती है, राइट। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली व्यापारी होता है उसका नाम है पेट्रो अल्ब्रेच कैब्राल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो नाम क्या था उसका? पेट्रो अल्ब्रेच कैब्राल, जो 1500 में भारत आया था। पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे भारत आने के। एक तो अरबों और वेनिसों के व्यापारियों का प्रभाव भारत से समाप्त करना, और दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो इनके दो मेन उद्देश्य थे। इनका उद्देश्य क्या था? अरब और वेनिस जो भारत से व्यापार करते थे उनके प्रभाव को समाप्त करके भारत पर जो है अपना प्रभाव एक छत्र रूप से जमाना था, खासकर व्यापार के संबंध में। और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो कंसेप्चुअल प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि पुर्तगीज के भारत आने के क्या प्रमुख उद्देश्य थे? तो पहला उद्देश्य क्या था? अरब और वेनिस के व्यापारियों का प्रभुत्व भारत से समाप्त करके अपना प्रभुत्व स्थापित करना, और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। पुर्तगालियों की भारत की देन क्या है, यानी जब पुर्तगाली भारत आए तो भारत को क्या इनसे उपलब्ध हुआ, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पुर्तगीज अपने साथ तंबाकू लाए, आलू लाए, मक्का, काजू, मूंगफली, बादाम, ये सभी वस्तुएं पुर्तगीज अपने साथ लाए, और फिर इनकी खेती हम जानते हैं भारत में होती है। तो ये आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तम्बाकू आप जानते हैं बिहार में काफी व्यापक स्तर पर होती है, तो तम्बाकू को सबसे पहले कौन लाया था? तो पुर्तगीज लाए थे, और फिर भारत में इसकी खेती स्टार्ट होती है। उसी तरीके से आलू भी है, मक्का भी है, काजू भी है, मूंगफली भी है और बादाम भी है। ये प्रमुख फसलें हैं जो पुर्तगीज अपने साथ इनकी किस्में लाते हैं, और फिर भारत में इनकी खेती आरंभ होती है। जहाज निर्माण गुजरात और कालीकट में पुर्तगीज के द्वारा ही सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था। पुर्तगीजियों के द्वारा ही सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस को स्टैब्लिश किया जाता है। ये प्रिंटिंग प्रेस गोवा में सबसे पहले स्टैब्लिश किया जाता है 1556 में, और गोथिक स्थापत्य कला भी पुर्तगीज की ही देन है भारत को। तो भारत को पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया? तो पुर्तगीज अपने साथ तम्बाकू, आलू, मक्का, काजू, मूंगफली, बादाम आदि अपने साथ लाए, और भारत में फिर इनकी खेती प्रारंभ हुई। जहाज निर्माण का काम इन्होंने ही शुरू किया गुजरात और कालीकट में सर्वप्रथम। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही भारत में स्थापित की, और पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 में स्थापित की जाती है पुर्तगालियों के द्वारा, और गोथिक स्थापत्य कला भी इन्हीं की देन है। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था 1503 में। अल्बुकर्क के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, हालांकि अल्बुकर्क इस समय गवर्नर नहीं था। अज्जीदियो कन्नौर में पुर्तगालियों के दुर्ग का निर्माण अल्मीड़ा के द्वारा कराया गया था 1505 में। तो ये कुछ अन्य तथ्य आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है, राइट। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कोचीन में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग स्टैब्लिश किया था। अल्बुकर्क ने इसे स्थापित किया था, हालांकि अल्बुकर्क इस समय गवर्नर नहीं था। आपसे इस तरीके का स्टेटमेंट बना के दिया जाता है। गलत कराना होगा तो आपको दे दिया जाएगा इस टाइम अल्बुकर्क भारत का गवर्नर था, अगर सही कराना होगा तो गवर्नर नहीं था। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखेंगे तो कई बार इस तरीके का स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कोचीन में सबसे पहला पुर्तगाली दुर्ग स्टैब्लिश होता है 1503 में अल्बुकर्क के द्वारा। अल्बुकर्क इस समय गवर्नर नहीं थे, इस बात को याद रखना। भारत में पुर्तगाल का जो प्रशासनिक कार्यक्रम पूरा स्टार्ट होता है, वो अल्मीड़ा पहला वायसराय बनाया जाता है। 1505 से 1509 तक इसका कार्यकाल रहता है, राइट।
कुछ अन्य बातें यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे हमने आपको बताया बार्थोलोमेव डियास सबसे पहले केप ऑफ गुड होप पहुंचा, जिसे उत्तमाशा अंतरीप भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के प्रायद्वीप पर अटलांटिक के तट पर एक चट्टानी हेडलैंड है ये। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इस तरीके के फैक्ट पता होने चाहिए। केप ऑफ गुड होप को हम उत्तमाशा अंतरीप भी कहते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में दक्षिण अफ्रीका देश है, उसके पश्चिमी तट के प्रायद्वीप पर आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर के तट पर एक चट्टानी हेडलैंड के रूप में। सिंत थोम जो दक्षिण पूर्व में पुर्तगीज का एकमात्र व्यापारिक स्थल था, और चाउल बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है ये पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र था, आपसे पूछा जाता है। तो एक तो चाउल बंदरगाह आपको पता होना चाहिए, ये महाराष्ट्र में है, राइट, और ये पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र था। दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगालियों का एकमात्र व्यापारिक स्थल था सैन थोम। पुर्तगाली 1534 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। इस समय बंगाल का शासक महमूद शाह होता है। तो बंगाल शासक महमूद शाह की अनुमति से पुर्तगाली 1534 में चटगांव सतगांव में फैक्ट्री स्थापित करते हैं, यानी बंगाल के ये दोनों क्षेत्र हैं, यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1632 में शाहजहां ने हुगली में पुर्तगालियों की बस्तियां पूरी तरीके से नष्ट कर दी थी। पुर्तगालियों ने हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिया था। तो पुर्तगालियों ने किस क्षेत्र को अपना लूटपाट का अड्डा बनाया था? तो हुगली को, और इसी के चलते शाहजहां ने हुगली में पुर्तगालियों की बस्ती को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था 1632 में। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पुर्तगालियों ने किसे अपना लूटपाट का अड्डा बनाया था? तो हुगली को, और इसी के चलते शाहजहां ने इस हुगली में पुर्तगालियों की पूरी बस्ती को नष्ट कर दिया था 1632 में। पुर्तगीज भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। हमने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले पुर्तगीज कंपनी स्टैब्लिश होती है, और भारत भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आते हैं और सबसे बाद में जाते भी हैं। गए कब? तो 1961 में गए थे, अंतिम रूप से गोवा से पुर्तगाली, राइट। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में 1961 में गए। कहाँ से गए? तो गोवा से ये गए थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर देखेंगे तो जोसे फेरे ईसा बोस्चा था। ये आपसे पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जो पुर्तगीज था उसका नाम पूछा जाता है, तो फेरे ईरा बोस्चा उसका नाम था। ये गोवा का गवर्नर था जब भारत आजाद हुआ था। 1961 में एंटोनियो वसालो ए सिल्वा जो 1958 से 1961 तक गोवा का पुर्तगाली गवर्नर था। तो जब भारत आजाद हुआ उस समय गोवा का गवर्नर था फेरे ईरा बोस्चा, और जब अंतिम रूप से पुर्तगीज भारत से गए 1961 में, उस दौरान जो पुर्तगीज गवर्नर गोवा का था उसका नाम था एंटोनियो वसालो सिल्वा। ये आपको नाम याद रखना है, राइट। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब हम भारत में पुर्तगीज व्यापार के एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को देखेंगे, जिसमें भारत में पुर्तगाली व्यापारिक व्यवस्था को नियंत्रित करने या उसको सुचारू रूप से चलाने, उसका विस्तार करने के लिए पुर्तगीज वायसरायों की नियुक्ति की जाती है। तो पहला वायसराय भारत में जो बनता है पुर्तगाली वायसराय, उसका नाम होता है अल्मीडा। ये 1505 से 1509 तक पुर्तगाली वायसराय भारत में रहता है। इसके द्वारा किए गए काम देख लेते हैं। तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी के संबंध में आप जान लीजिए कि समुद्र में प्रभुत्व स्थापित करना और व्यापार नियंत्रण करना अरब और हिंद महासागर में इस ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य था। हमने आपको पहले ही बताया कि पुर्तगीज के दो प्रमुख उद्देश्य थे, अरबों और वेनिस के व्यापारियों के प्रभाव को समाप्त करना, और ये प्रभाव बेसिकली हिंद महासागर और अरब सागर में जो अरबों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था, तो उनके प्रभाव को समाप्त करके इस अरब और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना और यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करना पुर्तगाली व्यापारियों का एक उद्देश्य था। तो इसी उद्देश्य के साथ अल्मीडा जब पहला वायसराय बनता है तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है। अरब हिंद महासागर में अरब हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करना और व्यापार को यहाँ नियंत्रित करना। और इसी कड़ी में हम देखते हैं दीव पर भी ये अधिकार करता है। कब? 1509 में, राइट। 1509 में दीव पर अधिकार कर लेता है अल्मीडा। दूसरा जो पुर्तगाली वायसराय बनता है उसका नाम है अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक पुर्तगीज वायसराय भारत में रहता है। इसके द्वारा कार्टेज व्यवस्था को स्टैब्लिश किया जाता है। कार्टेज व्यवस्था का क्या मतलब है? बेसिकली समुद्री मार्ग के लिए लाइसेंस लेने की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है, यानी चाहे वो भारत के यात्री हो या अन्य विदेशी व्यापारी हो, अगर इस अरब सागर और हिंद महासागर से उनको व्यापार करना है या वो यहाँ से जब गुजरते हैं तो उसके लिए पुर्तगीज
वायसराय से या पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन से उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, उन्हें परमिट लेनी पड़ती थी, वही था कार्टेज व्यवस्था। यानी कुल मिलाकर इस अरब हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना था और इस क्षेत्र में व्यापार नियंत्रण के लिए इस कार्टेज व्यवस्था को लाया गया था। और कहा जाता है कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टेज यानी परमिट यानी लाइसेंस लेना पड़ा था। हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति ये शुरू करता है। तो हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति शुरू करने वाला कौन सा पुर्तगीज वायसराय था? अल्बुकर्क। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को ये छीन लेता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा पुर्तगीज वायसराय बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लेता है। तो अल्बुकर्क कब छीनता है? तो 1510 में। 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क के द्वारा मलक्का और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित हारमूज पर अधिकार किया जाता है। वर्ल्ड मैप में हारमूज आप देख रहे होंगे, ये है आपका हारमूज जो फारस की खाड़ी को यमन की खाड़ी से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर अधिकार कर लेता है और दूसरा मलक्का पर भी अल्बुकर्क अधिकार कर लेता है, राइट। 1511 में मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित हारमूज पर अधिकार करता है। अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि ये पुर्तगाली साम्राज्य को व्यापक स्तर पर विस्तृत करता है, इसलिए हम अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। 1515 में मृत्यु इसकी हो जाती है कहाँ? तो गोवा में, और इसको फिर गोवा में दफनाया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अल्मीड़ा के बारे में देखा हमने, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टैब्लिश किया और दीव पर अधिकार किया। फिर आगे अल्बुकर्क बनता है, 1509 से 1515 तक उसका शासनकाल होता है। ये कार्टेज व्यवस्था को स्टैब्लिश करता है। हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति शुरू करता है। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल यूसुफ शाह से गोवा को छीन लेता है। 1511 में मलक्का, 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित हारमूज पर अधिकार किया और अल्बुकर्क को इसीलिए पुर्तगीज साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसे गोवा में दफनाया जाता है। स्टेटमेंट के तौर पर यह पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अल्बुकर्क को कहाँ दफनाया जाता है? तो गोवा में। तीसरा जो महत्वपूर्ण वायसराय बनता है पुर्तगीज वायसराय भारत में, उसका नाम है नीना डी कून्हा। 1529 से 1538 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। राजधानी ये बनाता है कोचीन से गोवा, राइट। इससे पहले जो पुर्तगीजों की राजधानी होती है वो कोचीन रहती है, लेकिन कोचीन से अपनी राजधानी गोवा स्थानांतरित करने वाला पुर्तगीज वायसराय कौन था? नीना डी कुन्हा। और गोवा को किसने छीना था? तो अल्बुकर्क ने छीना था 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से। और फिर इस गोवा को राजधानी बनाता है जो नेक्स्ट अल्बुकर्क के बाद वायसराय बनता है नीना डी कुन्हा। ये राजधानी बनाता है कोचीन से गोवा कब? 1530 में। गुजरात शासक बहादुर शाह से दमन व दीव पर कब्जा कर लेता है और बहादुर शाह वार्ता के दौरान 1537 में दीव में मारा जाता है। तो गुजरात शासक बहादुर शाह जो इस टाइम होता है उससे वार्ता करता है नीना डू कुन्हा, लेकिन इस वार्ता के दौरान इसे मार दिया जाता है 1537 में। कहाँ मारा जाता है? दीव में। और उसके बाद फिर दमन व दीव पर जो है कब्जा कर लिया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और खासकर नीना डी कुन्हा में ये राजधानी वाला बहुत पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है कि गोवा को किसने राजधानी अपनी बनाया था? तो नीना डी कुन्हा ने कब? 1530 में। कहां से राजधानी को स्थानांतरित किया गया था गोवा? तो कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था नीना डी कुन्हा ने 1530 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्टेज व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कभी कंसेप्चुअल प्रश्न पूछ लिया जाए तो। पुर्तगालियों ने भारत और अरबी जहाजों को कार्टेज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया था। यानी जिसके पास ये कार्टेज नहीं होता था, ये लाइसेंस या परमिट नहीं होती थी, उसे अब अरब सागर में प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया था। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट, जो उस टाइम मुगल सम्राट अकबर होते हैं, उनको भी पुर्तगालियों से कार्टेज, परमिट या लाइसेंस लेना पड़ा था। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा, जो भारत में 1542 से 1545 तक वायसराय थे, इनके साथ जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ भारत आए थे? तो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा, याद रखिएगा, राइट। अकबर के निवेदन पर 1580 में दो पादरी और आए थे जिनका नाम है एक्वाबीवा और मॉन्सरेट। ये फतेहपुर सीकरी पहुंचे थे। तो अकबर के निवेदन पर दो ईसाई पादरी जो भारत में आए थे 1580 में, जो फतेहपुर सीकरी पहुंचे थे, उनके नाम क्या थे? एक्वाबीवा और मॉन्सरेट। कासिम खां जो मुगल सरदार था, 1631 में हुगली तट पर पुर्तगालियों को हराया था, राइट। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुगल सरदार का नाम पूछा जाता है कासिम खां, जिसने हुगली तट पर पुर्तगालियों को हराया था, राइट।
जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ भारत आए थे? तो अल्फांसो डिसूजा के साथ में। अब कुछ अन्य पुर्तगीज विदेशी यात्री हैं, हालांकि इनको हम जब मेंडवल हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे तब आपको वहां पढ़ाएंगे, लेकिन जब पुर्तगीज पढ़ ही रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं, वहां पर हम उसको फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। पुर्तगीज विदेशी यात्री हैं जो 16वीं सदी में भारत आए थे विजयनगर साम्राज्य में, और उस टाइम कौन कौन शासक होता है बहुत आपसे पूछा जाता है, खासकर मिलान करने के लिए। नूनीज, डोमिंग पयास और बाराबोसा जो पुर्तगीज विदेशी यात्री थे। नूनीज आए थे विजयनगर साम्राज्य के शासक जब अच्युत राय थे उस टाइम पर। डोमिंग पयास और बाराबोसा पुर्तगीज विदेशी यात्री ये कृष्ण देव राय के शासन में आए थे, राइट। तो अच्युत राय के शासन काल में नूनीज आया था और डोमिंग पयास तथा बाराबोसा कृष्ण देव राय के शासन काल में भारत आए थे, और ये तीनों ही पुर्तगीज विदेशी यात्री हैं। आपसे कई तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन पुर्तगीज विदेशी यात्री नहीं है? तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। तो नूनीज, डोमिंग पयास, बाराबोसा का नाम याद रखिएगा, ये तीनों ही पुर्तगीज विदेशी यात्री होते हैं। नूनीज आता है अच्युत राय के शासनकाल में, डोमिंग पयास, बाराबोसा कृष्ण देव राय के शासनकाल में आता है। विजयनगर साम्राज्य के ये शासक होते हैं। इसके अलावा भी आप देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में निकोलो कॉन्टी जो इटली का यात्री होता है, ये देवराय फर्स्ट के टाइम पर आता है, विजयनगर शासक देवराय फर्स्ट के टाइम में। और अब्दुल रज्जाक जो फारस का यात्री था, ये विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के टाइम पर आता है। तो निकोला कॉन्टी इटली का यात्री देवराय प्रथम के टाइम पर, और अब्दुल रज्जाक ये फारस का यात्री देवराय द्वितीय के टाइम पर आता है भारत। तो ये थोड़ा सा आपको कॉलम देख लेना है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। हालांकि जब विजयनगर साम्राज्य को हम मिडवल हिस्ट्री में कवर करेंगे तो वहां पर फिर से इन्हें देखेंगे। पुर्तगीज के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, वो सब यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आगे हम डच के बारे में देखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में जो इस्टेब्लिश होती है, डच संसद के द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार देती है। भारत में पहली डच कंपनी मसूलीपट्टनम में 1605 में इस्टेब्लिश होती है। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने इसको इस्टेब्लिश किया था, राइट। अन्य डच फैक्ट्री देखें तो पोतोपुल्ली, पुलिकट, सूरत, कारिकाल, चिंसुरा, पटना, कासिम बाजार, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन में इस्टेब्लिश होती हैं। डच कंपनी पूर्णतः व्यापारिक कंपनी थी जो राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, राइट। यानी सरकार की अधिकारिता में ये पूरी तरीके से एक व्यापारिक कंपनी थी। डच संसद के द्वारा 21 वर्षों के लिए इसे भारत और पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। डच कंपनी संयुक्त रूप से ये स्टैब्लिश हुई थी 1602 में, और पहली डच फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित होती है? 1605 में मसूलीपट्टनम में। और ये किसके द्वारा स्थापित की जाती है? तो डच नौसेना नायक वादेर हेग के द्वारा, राइट, वादेर हेग के द्वारा। चिंसुरा जो पश्चिम बंगाल में है, डचों ने यहाँ पर गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, गुस्तावुस किले का निर्माण किसने कराया? तो डचों ने कराया। कहाँ पर? चिंसुरा पश्चिम बंगाल में। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में खुली थी 1627 में। तो पुर्तगालियों को पराजित करके कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण डचों के द्वारा कराया गया था। याद रखिए, स्टेटमेंट पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो डचों ने किसको पराजित करके कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था? तो पुर्तगीज को। डचों की बंगाल में पहली कंपनी कहां पर खुली थी? पीपली में। कब? 1627 में। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? तो पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई किलेबंदी नहीं थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी डच फैक्ट्रियों की विशेषता क्या थी कि इनकी जो भी दुर्ग बनाए जाते थे उसमें किसी भी तरीके का किलेबंदी नहीं की जाती थी। अपवाद के तौर पर केवल आपको गेल्ड्रिया याद रखना है जो पुलिकट में स्थित है। तो पुलिकट में स्थित गेल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई किलेबंदी नहीं थी। सेंड्रास बंदरगाह ये डचों का केंद्र था। बेदरा का युद्ध होता है डच और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजय हो जाते हैं, और उसके बाद में भारत में डचों का प्रभुत्व लगभग लगभग समाप्त हो जाता है। 1759 में होता है बेदरा का युद्ध। तो याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध कब होता है? 1759 में डच और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है और डच पराजित हो जाते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को तो समुद्री व्यापार से निष्कासित करने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन अंग्रेजी नौसेना से परास्त हो गए थे। डचों की असफलता के कारण क्या थे? एक तो कंपनी का सरकार के सीधे नियंत्रण में होना। जब सरकार का सीधा नियंत्रण था तो कंपनी यहाँ पर निर्णय लेने में असक्षम रहती थी, और दूसरा कंपनी के भ्रष्ट अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी। कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो,
उसका मजबूत होना, वो उनके कर्मचारियों, उनके पदाधिकारियों पर ही निर्भर रहता है। चूँकि डच कंपनी के जो पदाधिकारी कर्मचारी थे, ये भ्रष्ट थे, अयोग्य थे, तो उसके चलते भी डच असफल हुए और कंपनी का सरकार के सीधे नियंत्रण में होना, ये दूसरा कारण था डचों की असफलता का। डच और अंग्रेजों के बीच युद्ध कौन-सा होता है? बेदरा का युद्ध कब होता है? 1759 में। इसमें डच पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के कारण हमने आपको यहाँ बता दिए हैं। कोलेचल का युद्ध 1740 से 41 के बीच होता है त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डचों के बीच में। तो ये आपको याद रखना है, इसमें मार्तंड वर्मा ने डचों को इस युद्ध में पराजित कर दिया था। युद्ध का नाम याद रखिएगा, कोलेचल युद्ध 1740 से 41 के बीच में होता है। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इस युद्ध में डचों को पराजित कर दिया था। डचों ने पुलिकट में अपना स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्का चलाया था। तो पैगोडा सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? डचों के द्वारा, और ये सोने से बना सिक्का था, पैगोडा। डचों के संबंध में बस आपको इतना ही याद रखना है, यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, राइट। डचों के बाद अब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के बारे में जानेंगे। डचों में जितना इंपॉर्टेंट है उतना हमने देख लिया है, प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में स्टैब्लिश होती है, जो समुद्र मार्ग के माध्यम से भारत से व्यापार करती है। हालांकि इससे पहले आप देखेंगे तो लिवेंट कंपनी जो 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का आधिकारिक पत्र उसे प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है, लिवेंट कंपनी 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का इसे अधिकार प्राप्त होता है। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल जो ब्रिटिश यात्री था, ये स्थल मार्ग से भारत आया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्थल मार्ग का आपको पता होना चाहिए। समुद्री मार्ग से व्यापार करने वाली ब्रिटिश इंडिया कंपनी से पहले ये स्थल मार्ग से संबंधित कुछ व्यापारिक घटनाएं पहले हो चुकी होती हैं। लिवेंट कंपनी 1593 में इसे स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है और 1599 में जॉन मिल्डन हॉल ब्रिटिश यात्री ये स्थल मार्ग से भारत आया था, राइट। और समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यात्री कौन था? तो पुर्तगीज व्यापारी वास्को डिगामा था, जो 1498 में आया था। भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। संयुक्त पूंजी कंपनी क्यों इसे कहा जा रहा है? क्योंकि संयुक्त रूप से कई व्यापारिक साझेदारों के माध्यम से ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है, जिसमें लगभग 217 साझेदार होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। 16 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो अकबर के समकालीन थी, आपसे पूछा जाता है कि अकबर के समकालीन ब्रिटिश की राजकुमारी कौन थी? तो उनका नाम क्या था? एलिजाबेथ फर्स्ट, राइट। 16 दिसंबर 1600 को ये कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार देती हैं। हालांकि बाद में जेम्स प्रथम इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देता है। एकाधिकार का क्या मतलब होता है? एकाधिकार का सीधा सा मतलब है कि कोई अन्य ब्रिटिश कंपनी पूर्व में व्यापार नहीं करेगी। कौन सी कंपनी केवल करेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, राइट। तो 1600 में महारानी एलिजाबेथ, ये डेट भी आपसे पूछी जाती है, तो 16 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त होता है पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए। बाद में जब जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजा बनते हैं, तो ये कंपनी को अनिश्चित काल के लिए इस व्यापारिक एकाधिकार की अनुमति दे देते हैं। और फिर आगे जब हम चार्टर एक्ट देखते हैं, जिसमें 1813 का चार्टर एक्ट आता है, तो उस चार्टर एक्ट में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य व्यापारिक एकाधिकार इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिए जाते हैं और 1833 के चार्टर एक्ट में पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। फिलहाल उसे हम बाद में कवर करेंगे, देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 16 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार देता है। ये ईयर भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। जेम्स फर्स्ट ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। पहला गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। एलिजाबेथ फर्स्ट किसके समकालीन थी? तो अकबर के ये समकालीन थी। 1907 में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आने वाले 3 अंग्रेजी जहाज़ों के बारे में आपसे पूछा जाता है, याद होना चाहिए आपको। इन जहाज़ों के नाम हैं रेड ड्रैगन, कॉन्सेट और हेक्टन। रेड ड्रैगन जो जहाज़ है, ये भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ रहता है, आपसे पूछा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ कौन सा होता है? तो रेड ड्रैगन।
दूसरा कंसेंट और फिर देखते हैं हेक्टर। हेक्टर जहाज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी जहाज से विलियम हॉकिंस भारत आता है। विलियम हॉकिंस इस हेक्टर जहाज का कप्तान रहता है। विलियम हॉकिंस आप जानते हैं, विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का जो राजदूत होता है, जो भारत व्यापार सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के लिए भारत पहुंचता है। विलियम हॉकिंस के बारे में जान लेते हैं, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जेम्स प्रथम का राजदूत होता है, अगस्त 1908 को ये सूरत पहुंचता है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूरत कब पहुंचता है? तो अगस्त 1908 को आपसे पूछा जाता है। विलियम हॉकिंस सबसे पहले भारत के किस हिस्से में पहुंचता है? तो सूरत पहुंचता है कब? अगस्त 1908 को। फिर अप्रैल 1909 में ये आगरा पहुंचा और जहांगीर से इसने मुलाकात की। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि मुगल दरबार पहुंचने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस, जो मुगल दरबार पहुंचता है, जहांगीर से ये मुलाकात करता है। कब? 1609 में। और ये सबसे पहले जहांगीर से मुलाकात कहाँ करता है? तो आगरा में, राइट। तुर्की भाषा का ये अच्छा जानकार होता है। जहांगीर हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर इसे इंग्लिश खाकी उपाधि भी देते हैं और इसके अलावा 400 मनसब, जागीर तथा आगरा में बसने की अनुमति प्रदान करता है। हालांकि मुगल शासक जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने में विलियम हॉकिंस असफल रहता है। इस बात को आप याद रखना, असफल रहता है सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने में जहांगीर से विलियम हॉकिंस। उसके बाद थॉमस रो आता है, जेम्स प्रथम का ये भी राजदूत होता है। सितंबर 1615 में ये सूरत पहुंचता है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है। 1615 से 1618 तक ये मुगल दरबार में रहता है। थॉमस रो जहांगीर से पहली बार अजमेर के किले में मिला था। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर से कहाँ मिला था? तो आगरा में मिला था। और वहीं थॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला था? तो अजमेर के किले में 1616 में। मुगल शासक जहांगीर से सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री खोलने की अनुमति और उसकी सुरक्षा हासिल कर लेता है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस तो असफल रहता है सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने में, लेकिन थॉमस रो इसमें सफल होता है। सूरत में अगर हम बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश होती है वो 1613 में थॉमस एडवर्ड के अधीन इसे स्थापित किया जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्थायी तौर पर खोली गई फैक्ट्री होती है। हालांकि इससे पहले अस्थायी तौर पर मसूलीपट्टनम में 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए तो मसूलीपट्टनम 1611 में, लेकिन अगर इसे सेग्रीगेट कर दिया जाए कि पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी खोली थी, तो वो सूरत में खोली थी। कब? 1613 में। और पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्टैब्लिश की गई थी, लेकिन ये अस्थायी तौर पर स्थापित की गई थी। तो ये आपको डिफरेंशिएशन इसमें याद रखना है, राइट। भारत में अंग्रेजी कारखानों की बात करें तो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 100 शताब्दी का अगर आप पहला चतुर्थांश देखेंगे तो एक चौथाई यानी 1625 तक अंग्रेजी कारखाने भारत में कहाँ-कहाँ पर स्थापित होते हैं, ये आपके एग्जाम में आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1625 तक अंग्रेजी कारखाने भारत में मसूलीपट्टनम, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा और अजमेर में स्थापित किए जा चुके थे। ये सभी नाम आपको याद रखना है। मसूलीपट्टनम, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा, अजमेर, इन जगहों पर 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 1625 तक अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित कर दिए थे। उसके बाद हम देखते हैं बालासोर और हरिहरपुर, जो उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पर 1633 में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को अपना प्रेसिडेंसी बनाया था, लेकिन बाद में सूरत से स्थानांतरित करके अंग्रेजों ने अपनी प्रेसिडेंसी मुंबई में बना लिया था 1687 में। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में कहाँ पर अपनी प्रेसिडेंसी बनाई थी? सूरत में। और फिर बाद में मुंबई में इसे स्थानांतरित कर दिया था। कब? 1687 में। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से ये गोल्डन फरमान यानी सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं और इस फरमान के अनुसार अंग्रेज 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य की बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। ये आपको याद रखना है। तो अंग्रेजों के द्वारा 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का इनको अधिकार मिला था गोलकुंडा के सुल्तान से 1632 में एक गोल्डन फरमान के रूप में, राइट। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और फिर यहाँ पर इसकी किलाबंदी कराई। फोर्ट
सेंट जॉर्ज नाम से किलाबंदी कराकर एक कोठी का निर्माण किया और इसी कारण फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक भी माना जाता है। तो मद्रास का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस डे को। भारत का पहला नगर निगम भी मद्रास में स्टैब्लिश किया गया था। कब? 1688 में। कई बार ये पूछा जा चुका है। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्टैब्लिश किया गया था 1688 में। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिंगेजा और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। दहेज के रूप में पुर्तगाली चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दे देते हैं। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे दिया। तो मुंबई का सिनेरियो पूरा आपको पता होना चाहिए। मुंबई कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला? तो 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिंगेजा और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का जब विवाह होता है, तो इस दौरान पुर्तगाली, जिनका मुंबई में अधिकार होता है, तो मुंबई अब दे देते हैं किसे? चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में। और ये चार्ल्स द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर अंग्रेजों को दे देते हैं। गेराल्ड अंगियर 1669 से 77 तक सूरत का प्रेसिडेंट और मुंबई का गवर्नर रहता है। इसने मुंबई शहर की स्थापना की थी। इसे मुंबई का वास्तविक अंग्रेज संस्थापक माना जाता है। किसे? गेराल्ड अंगियर को। तो मुंबई शहर की स्थापना या मुंबई का वास्तविक अंग्रेज संस्थापक किसे माना जाता है? गेराल्ड अंगियार को, जो सूरत का प्रेसिडेंट और मुंबई का गवर्नर था 1669 से 77 के बीच में। 1688 में अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने मुंबई और पश्चिमी तट पर घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। और आप जानते हैं 1688 इस दौरान जो मुगल शासक होता है औरंगजेब एक धार्मिक कट्टर शासक होता है। जब इस तरीके की कोशिश की जाती है अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड के द्वारा, मक्का जाने वाले हज यात्रियों को जब बंदी बनाने का प्रयास किया जाता है, तो औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित कर दिया था। तो अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने मुंबई और पश्चिमी तट पर जब घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया, तो औरंगजेब ने इसे भारत से निष्कासित कर दिया था 1688 में। किसे? जॉन चाइल्ड को। मक्का को आप जानते हैं, मक्का का द्वार किसे कहते हैं? तो सूरत बंदरगाह को कहते हैं, क्योंकि मक्का जो है जाने के लिए इसी सूरत बंदरगाह का सहारा लिया जाता था। सूरत बंदरगाह से ही भारत के हज यात्री मक्का जाते थे। और यहीं पर जब हज यात्रियों को जॉन चाइल्ड के द्वारा बंदी बनाने का प्रयास किया जाता है, तो औरंगजेब के द्वारा इसे निष्कासित कर दिया जाता है। बीपीएससी ने पूछा है मक्का का द्वार किसे कहते हैं? तो अब जवाब आपका क्या होना चाहिए था? सूरत को, सूरत बंदरगाह को। विलियम नॉरिस जो अंग्रेज राजदूत था, ये औरंगजेब के पास व्यापारिक सुविधाओं के लिए आया था। तो औरंगजेब के पास कौन सा अंग्रेज राजदूत आया था व्यापारिक सुविधाओं के लिए? तो उसका नाम था विलियम नॉरिस। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, जिसमें सूतानाती, कालीकट, गोविंदपुर, इनकी जमींदारी 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त की थी। और फिर यहाँ चार्ल्स आयर के द्वारा फोर्ट विलियम का निर्माण कराया जाता है। बाद में जॉब चौरनॉक ने इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता नगर को इस्टेब्लिश किया था। तो कलकत्ता नगर किन 3 गांवों को मिलाकर बनता है? सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर को मिलाकर। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों गांवों को 1698 में 1200 रुपए जमींदारी भुगतान कर प्राप्त की थी। और यहाँ फिर चार्ल्स आयर के द्वारा फोर्ट विलियम का निर्माण कराया जाता है। और फिर बाद में जॉब चौरनॉक ने कलकत्ता नगर यहाँ बसाया था। राइट। 1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल, जिसे सर्जन हैमिल्टन भी शामिल थे, मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार पहुंचे। कारण क्या था? तो कुछ और रियायत जो है प्राप्त करना था। सर्जन हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की बीमारी, संभवतः जो पाइल्स की बीमारी थी, उसको ठीक कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया। अभी ऊपर हमने गोल्डन फरमान देखा था, जो गोलकुंडा के सुल्तान से प्राप्त होता है अंग्रेजों को। अब यहाँ पर एक शाही फरमान है, और इस शाही फरमान के द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल में कई सारे एकाधिकार प्राप्त होते हैं, कई सारी व्यापारिक सुविधाएं मिलती हैं। तो कुछ और रियायत प्राप्त करने के लिए व्यापार में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल भेजा जाता है, जिसमें सर्जन हैमिल्टन भी शामिल होता है। जब ये फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचता है, तो इसमें फर्रुखसियर की बीमारी, जो संभवतः पाइल्स की, उसे ठीक कर देता है सर्जन हैमिल्टन। उससे खुश होकर बादशाह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान जारी करता है। इस शाही फरमान में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त
व्यापार करने की अनुमति मिलती है मात्र 3,000 रुपए वार्षिक कीमत पर। तो 3,000 रुपए सालाना या वार्षिक कीमत पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति इस शाही फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। माल की आवाजाही के लिए दस्तक यानी पास जारी करने का अधिकार भी मिलता है। मुर्शिदाबाद टकसाल में सोने और चांदी के सिक्के ढालने की भी अनुमति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस शाही फरमान के द्वारा मिलती है। तो इस शाही फरमान में कौन कौन सी बातें शामिल हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए आपको। आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत कब शामिल हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1814 में। 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत कोच्चि शामिल हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अब हम फ्रांसीसी कंपनी के बारे में देख लेते हैं। लुई 14वें के शासनकाल में काल्बर्ट के द्वारा 1664 में फ्रांसीसी कंपनी को स्टैब्लिश किया जाता है, जो पूर्णतः राज्य के अधीन थी, यानी सरकार के अधीन थी। फ्रांसीसी सरकार के अधीन पूर्णतः थी। जैसे डच कंपनी हमने देखी थी, उसी तरीके से ये फ्रांसीसी कंपनी भी है। किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, तो काल्बर्ट के द्वारा 1664 में। और इस टाइम किसका शासनकाल होता है फ्रांस में, तो लुई 14वें का शासनकाल था। 1667 में केरान की अध्यक्षता में एक अभियान भारत पहुंचता है और फिर 1668 में सूरत में पहला फ्रांसीसी कारखाना स्थापित होता है। फिर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। तो फ्रांसीसी कंपनी के संबंध में ये मुख्य बातें याद होनी चाहिए। अब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध होता है वो कर्नाटक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 शक्तियां लड़ रही होती हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी। हालांकि युद्ध के जो कारण होते हैं उसमें भारत के स्थानीय शासक, जिसमें कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है, तो उन स्थानीय शासकों की आड़ में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में वास्तविक रूप से लड़ रहे होते हैं। तो 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1740 से 1748 के बीच में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से युद्ध प्रभावित था। इस युद्ध को हम सेंट थोमे का युद्ध भी कहते हैं। सेंट थोमे जो अडयार नदी के तट पर है, इसी स्थान पर ये पहला कर्नाटक युद्ध होता है, इसलिए हम इसे सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध समाप्त होता है एक्स ला चापेल की संधि से। एक्स ला चापेल की संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः दे दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, फ्रांसीसियों के द्वारा भारत में मद्रास पर अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन जब ये एक्स ला चापेल की संधि होती है तो मद्रास अंग्रेजों को फिर से फ्रांसीसियों के द्वारा दे दिया जाता है। तो मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो जाता है। और दूसरा, फ्रांसीसियों को क्या मिलता है, तो फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। पहला कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 के बीच में, इस युद्ध को हम सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं। सेंट थोमे जो अडयार नदी के तट पर है। पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। यह युद्ध एक्स ला चापेल की संधि से समाप्त होता है। इस संधि के तहत मद्रास जो भारत में है, तो भारत में मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो जाता है और उधर फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो जाता है। राइट। प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक नवाब पद के उत्तराधिकारियों का यह संघर्ष रहता है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसी और अंग्रेजी शक्तियां इसमें लड़ रही होती हैं, जैसा हमने आपको बताया। पहला कर्नाटक युद्ध के संबंध में कुछ अन्य बातें याद रख लीजिए। जो तत्कालिक कारण था इसका, वो था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना। पहले कर्नाटक युद्ध के दौरान एक प्रमुख घटना और घटित होती है, जिसमें ला बुर्दनेसे के द्वारा डुप्ले के नेतृत्व में 1746 में मद्रास पर अधिकार कर लिया जाता है। फिर जब संधि होती है तो मद्रास अंग्रेजों को पुनः दे दिया जाता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा मद्रास पर अधिकार किया जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान, तो ला बुर्दनेसे के द्वारा डुप्ले के नेतृत्व में, क्योंकि इस टाइम जो फ्रांसीसी गवर्नर भारत में रहता है वो डुप्ले रहता है और इसी डुप्ले के नेतृत्व में ही ये कर्नाटक युद्ध लड़े जाते हैं। राइट। तो पहले कर्नाटक युद्ध के बारे में ये सारी मुख्य बातें याद होनी चाहिए। प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर हो रहा युद्ध। तात्कालिक कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार करना। युद्ध शुरू होता है 1746 में ला बुर्दनासे के द्वारा डुप्ले के नेतृत्व में मद्रास पर अधिकार कर लिया जाता है।
प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर स्थानीय शासक लड़ रहे होते हैं कर्नाटक नवाब पद के उत्तराधिकार को लेकर, और फिर इसी की आड़ में जो है भारत में फ्रांसीसी अंग्रेजी वास्तविक शक्तियाँ लड़ती हैं। सेंट थोमे का युद्ध होता है जो अडयार नदी के तट पर सेंट थोमे है। इसी स्थान पर ये पहला कर्नाटक युद्ध होता है, इसलिए इसे हम सेंट थोमे का युद्ध भी कहते हैं। एक्सला चापेल संधि से युद्ध समाप्त होता है। इस संधि के तहत मद्रास अंग्रेजों को पुनः दे दिया जाता है और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध देखते हैं, 1749 से 1754 के बीच होता है। इसे हम अंबूर का युद्ध कहते हैं जो वेल्लोर के निकट है। अंबूर स्थान पर होता है, इसलिए इसे हम अंबूर का युद्ध कह देते हैं। यह युद्ध पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है, राइट। इस युद्ध में कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है। हैदराबाद के निजाम आसफ आसफ शाह निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद इनके पुत्र मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और इसी तरह कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच युद्ध होता है। तो उत्तराधिकार को लेकर हम जानते हैं युद्ध होते रहे हैं। तो जब हैदराबाद के निजामुल मुल्क की मृत्यु होती है तो उनके पुत्र मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। देन इसी तरीके से कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच युद्ध होता है। एक तरफ मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ फ्रांसीसी दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ अंग्रेज दे रहे थे। युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है और कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्रांसीसी शक्ति जीत रही होती है। और दूसरी तरफ फिर से अंग्रेज जो नासिर जंग का साथ दे रहे थे हैदराबाद के उत्तराधिकार के संबंध में, यहाँ पर भी नासिर जंग मारा जाता है और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया जाता है। तो यानी कुल मिलाकर यहाँ पर फ्रांसीसी शक्ति जीतती है दूसरे कर्नाटक युद्ध में। परंतु मुजफ्फर जंग के पद पर आसीन होने से पूर्व ही उसकी जब हत्या कर दी जाती है, तो इस स्थिति में नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया जाता है। ये दूसरे कर्नाटक युद्ध का पूरा घटनाक्रम है, कहानी के तौर पर आप याद रखिएगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच होता है। अंबूर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जो वेल्लोर के निकट है अंबूर। अंबूर में ये युद्ध हुआ, इसलिए हम दूसरे कर्नाटक युद्ध को अंबूर के युद्ध के नाम से जानते हैं। पांडुचेरी की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। इस युद्ध के कारण क्या होते हैं, तो स्थानीय तौर पर कर्नाटक हैदराबाद में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है और जिसका सहारा लेकर जो है दो बड़ी शक्तियां भारत में लड़ती हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी। हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है और कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच युद्ध होता है। मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ फ्रांसीसियों ने दिया, वहीं दूसरी तरफ नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ अंग्रेजों ने दिया। युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है और फिर कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो जाता है। और वहीं हम जब हैदराबाद में उत्तराधिकार के संबंध में देखते हैं तो इसमें नासिर जंग मारा जाता है और फ्रांसीसियों का साथ मिल रहा मुजफ्फर जंग इसमें जीता है और हैदराबाद का ये निजाम घोषित किया जाता है। हालांकि मुजफ्फर जंग अपने पद पर आसीन होने से पहले किसी षड्यंत्र के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर इस स्थिति में नासिर जंग का जो छोटा भाई होता है सलावत जंग, उसे हैदराबाद का नवाब बनाया जाता है। 1753 तक अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष चलता रहता है। फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष नीति से तंग आकर डुप्ले को फ्रांस बुला लेती है। हम जानते हैं कि जो फ्रांस कंपनी होती है ये पूरी तरीके से राज्य के अधीन होती है, इसलिए यहाँ पर जब डुप्ले लगातार संघर्ष कर रहा होता है, लड़ाई कर रहा होता है, ऐसे में फ्रांस की सरकार डुप्ले की संघर्ष नीति से तंग आकर डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लेती है और उसकी जगह गोडेहू को फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर नियुक्त कर देती है। गोडेहू अदूरदर्शी था, अदूरदर्शी राजनीतिक था। उसने अंग्रेजों से संधि कर ली और 1754 में पांडिचेरी संधि होती है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। इसके तहत दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी, इस संबंध में हस्ताक्षर होता है। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में हम देख रहे थे कि यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी जीत रही होती है जब तक डुप्ले इसका नेतृत्व कर रहा होता है। लेकिन इसी युद्ध के दौरान 1753 में फ्रांस की सरकार डुप्ले की संघर्ष नीति से तंग आकर उसे जब वापस बुला लेती है तो गोडेहू को गवर्नर नियुक्त करती है डुप्ले की जगह। गोडेहू अदूरदर्शी राजनीतिक था, उसने अंग्रेजों से संधि कर ली 1754 में और पांडुचेरी के संधि से जानी जाती है और इसी संधि के तहत ये दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। इस तरह दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है पांडिचेरी संधि के साथ में ही, जिसके तहत दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने के संबंध में
हस्ताक्षर करती हैं, संधि करती हैं। अब हम आगे देखेंगे तीसरा कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 1763 के बीच होता है। इस युद्ध को वांडीवास के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो 1760 में लड़ा जाता है इस तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान। वांडीवास का युद्ध ही प्रमुख युद्ध होता है इस तीसरे कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 63 तक चलता है, इसलिए हम तीसरे कर्नाटक युद्ध को मुख्य रूप से वांडीवास के युद्ध के नाम से जानते हैं। वांडीवास युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी हार जाती है। फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व लाली कर रहे होते हैं और ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व आयरकूट कर रहे होते हैं, तो आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को हरा दिया जाता है। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं? तो लाली। तो कहते हैं कि आयरकूट ने कूट-कूट कर जो है लाली को लाल कर दिया, इनको पराजित कर दिया। तो याद रखिएगा, तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे। इसमें आयरकूट यानी ब्रिटिश सेना की विजय होती है और फ्रांसीसी सेना यहाँ पर हार जाती है। फ्रांसीसियों का हारने का मुख्य कारण बताया जाता है फ्रांसीसियों की कमजोर नौसेना शक्ति। पेरिस की संधि के पेरिस की संधि से ये तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। पेरिस की संधि होती है 1763 में। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति फ्रांस और इंग्लैंड में होती है। ये 7 साल का युद्ध होता है, इसलिए हम तीसरे कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, राइट। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच यूरोप में ये सप्तवर्षीय युद्ध चलता है 1756 से 63 के बीच, और उसका प्रभाव हमें भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में इस सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान जो प्रमुख रूप से युद्ध होता है वो 1760 में होता है फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के बीच में, जिसे हम वांडीवास के युद्ध के नाम से जानते हैं। पेरिस संधि के संबंध में देख लेते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही हो जाता है कि अंग्रेज और फ्रांस अंतिम रूप से इनके बीच जो संघर्ष होता है वो किस संधि के तहत समाप्त होता है? तो वो पेरिस संधि होती है। भारत में अंतिम रूप से दोनों शक्ति के बीच संघर्ष समाप्त हो जाता है। इस संधि के तहत जो भी क्षेत्र 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में रहते हैं, उन्हें अंग्रेजों के द्वारा वापस लौटा दिया जाता है, बस चंद्रनगर को नहीं दिया जाता है। तो चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को लौटा दिया जाता है, जो 1749 तक उनके कब्जे में थे। हालांकि यहाँ पर यह संधि जो होती है पेरिस संधि, इस संधि में यह शर्त रखी जाती है कि फ्रांसीसी भारत में अब किसी भी तरीके की सेना नहीं रख सकेंगे। तो कुल मिलाकर वांडीवास युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया, और भारत में अब ये निश्चित हो गया कि भारत में जो अंतिम रूप से जो यूरोपीय कंपनी है वो व्यापार करेगी, और उसी की अब सत्ता काबिज रहेगी। वो बचती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के पीछे कई कारण थे, अब आगे हम उन्हें देखेंगे। हालांकि इससे पहले कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ देख लेते हैं। 1773 में फ्रैंको मार्टिन और लेस्पिने ने वलीकोंडापुरम के शासक शेर खा लोधी से एक छोटा सा क्षेत्र पौंडीचेरी प्राप्त किया था। मार्टिन के नेतृत्व में पौंडीचेरी का विकास होता है। मार्टिन को पांडिचेरी का संस्थापक भी माना जाता है। पौंडीचेरी को मार्टिन के द्वारा 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। 1639 में डचों ने पौंडीचेरी छीन ली थी, किंतु 1697 की जो रेजविक की संधि होती है, इस संधि से पुनः पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को मिल जाता है। अंग्रेजों ने 1793 ईस्वी में पौंडीचेरी पर कब्जा किया था, और 1814 में पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांसीसियों को वापस दे दिया जाता है। तो पेरिस संधि 2 बार होती है। एक तो मुख्य पेरिस संधि हमने देखा ही तीसरे कर्नाटक युद्ध या सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान होती, एक होती है 1814 में, जिस संधि के तहत फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के द्वारा कब्जा की गई पौंडीचेरी को दे दिया जाता है। तो पौंडीचेरी के संबंध में ये कुछ बातें हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1673 में फ्रैंको मार्टिन, ये फ्रांसिस व्यक्ति है फ्रैंको मार्टिन, और लेस्पिने ने वालीकोंडापुरम के शासक शेर खा लोधी से एक छोटा सा क्षेत्र पौंडीचेरी प्राप्त किया था, और मार्टिन के नेतृत्व में ही पौंडीचेरी का विकास होता है। तो पौंडीचेरी का संस्थापक किसे माना जाता है? मार्टिन को माना जाता है। 1693 में पौंडीचेरी को छीन लिया था किसने? डचों ने। लेकिन 1697 की जो रेजविक की संधि होती है, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को फिर से प्राप्त हो जाती है डचों से। अंग्रेजों ने 1793 ईस्वी में पौंडीचेरी पर कब्जा किया था, लेकिन फिर 1814 में फ्रांसीसियों को ये अंग्रेज वापस कर देते हैं, राइट। चंद्रनगर के बारे में जान लीजिए। 1673 में फ्रांसीसियों ने तत्कालिक बंगाल के नवाब इब्राहिम खां से हुगली नदी के दाएं तट पर जमीन खरीदकर चंद्रनगर को एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया जाता है। यहाँ अपनी एक व्यापारिक चौकी बनाई जाती है। तो चंद्रनगर काफी इंपॉर्टेंट है, इसे फ्रांसीसियों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 1673 में फ्रांसीसियों ने तत्कालिक जो बंगाल के नवाब इब्राहिम खां थे, इनसे हुगली नदी के दाएं तट पर एक जमीन खरीदी थी, और यहीं पर फिर फ्रांसीसियों ने चंद्र नगर को एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में इस्टेब्लिश किया था, और यहाँ अपनी एक व्यापारिक चौकी भी बनाई थी।
1730-31 में डुप्ले को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 2 अक्टूबर 1954 को चंद्रनगर का पश्चिम बंगाल में विलय कर दिया गया था। डुप्ले के संबंध में एक बात यहाँ जान लीजिए कि डुप्ले वो पहला यूरोपीय था जिसने यूरोपीय सेना को भारतीय राजाओं के यहाँ उन्हीं के खर्चे पर नियुक्त करवाने की नीति अपनाई थी। यह एक तरीके की सहायक संधि थी जिसे बाद में अंग्रेज गवर्नर वेलेजली ने वास्तविक रूप दिया था। तो वेलेजली की जो सहायक संधि देखते हैं जिस संधि के तहत सेना को भारतीय राज्यों में रखा जाता था उन्हीं भारतीय राजाओं के खर्चों पर और उनको ये सांत्वना दी जाती थी कि जब भी युद्ध की स्थिति बनेगी तो ये हमारे सैनिक आपकी सहायता करेंगे। तो इसी तरह डुप्ले ने भी नीति अपनाई थी यूरोपीय सेना को भारतीय राजाओं के यहाँ रखने का उन्हीं राजाओं के खर्चों पर और बाद में ये सहायक संधि के रूप में हम जानते हैं वेलेजली देखी जाती है। तो वेलेजली की जो ये सहायक संधि है इसका पहला प्रयोग करने वाला ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ही था और बाद में इसे वास्तविक रूप दिया था वेलेजली ने सहायक संधि के रूप में, राइट। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है उस समय विजयनगर पर किसका शासन होता है, तो तिम्मा का, जो नरसा नायक का पुत्र होता है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले जो ब्रिटिश कानूनविद था। इसके संबंध में कुछ बातें जान लीजिए। 1834 से 38 तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर और लॉ कमीशन का ये प्रधान था। द इंडियन पीनल कोड, जिसे आईपीसी के नाम से जानते हैं, इसकी पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था कि कंपनी एक असंगत ही है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो कंपनी के संबंध में स्टेटमेंट आप का ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मैकाले का है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इसने क्या कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले जो ब्रिटिश कानूनविद था, इसने 1834 से 38 तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर और लॉ कमीशन के प्रधान के तौर पर काम किया। द इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसकी पांडुलिपि भी इसी ने तैयार की थी। डुप्ले के बारे में जे.आर. मैरियत ने कहा था कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की, क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा। यहाँ पर कुंजी होनी चाहिए, राइट, कुंजी होनी चाहिए। यानी डुप्ले ने जो कुंजी मद्रास में ढूंढा उससे वो सफल नहीं हो सका और इस कुंजी को क्लाइव ने बंगाल में खोजा और वो फिर सफल हुआ और भारत में अंग्रेज साम्राज्य स्थापित हो सका, राइट। तो डुप्ले के बारे में ये कहा जाता है, जे.आर. मैरियत का स्टेटमेंट है, डुप्ले ने भारत की कुंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की, क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया। आगे जब हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखेंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्लाइव ने बंगाल में अपने क्षेत्र का विस्तार करके कंपनी को मजबूती प्रदान करके किस तरीके से बंगाल की भूमि का उपयोग करके भारत में कैसे पूरा अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो पाता है, वो सारी बातें आगे आप समझेंगे। ये स्टेटमेंट आपके लिए जरूरी है, याद रखिएगा। जे.आर. मैरियत का स्टेटमेंट है डुप्ले के संबंध में। डुप्ले ने भारत की कुंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की, क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया। डेनिस के संबंध में देख लेते हैं। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्टैब्लिश होती है। कंपनी ने भारत में 1620 में ट्रंकोबर तमिलनाडु में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं और उसके बाद 1676 में श्रीरामपुर में, जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ईसाई मिशनरिया गतिविधियों को बढ़ाना इनका प्रमुख उद्देश्य था। 1854 में अपने वाणिज्यिक अधिकार अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। तो डेनिस के संबंध में यही कुछ मुख्य बातें याद रखनी है। इनका मुख्य उद्देश्य था ईसाई मिशनरी गतिविधियों को बढ़ाना। इसके चलते ये ज्यादा कुछ संघर्ष करते नहीं हैं व्यापार को लेकर, इसलिए 1854 में बिना संघर्ष किए ये अपने वाणिज्यिक अधिकार अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में होती है। भारत में इनका पहला कारखाना, पहली फैक्ट्री 1620 में त्रंकोबर तमिलनाडु में स्टैब्लिश होती है। 1676 में अपनी अगली कंपनी स्टैब्लिश करते हैं पश्चिम बंगाल में, श्रीरामपुर में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में डेनिसों के द्वारा कब फैक्ट्री स्थापित की जाती है, तो 1676 में। और श्रीरामपुर डेनिसों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज क्यों सफल हुए, कुछ कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिए। व्यापारिक कंपनियों की संरचना और प्रकृति के संबंध में देखेंगे अंग्रेजों की सफलता। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में विभिन्न प्रतिस्पर्धी कंपनियों को मिलाकर बनी थी। यह निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होती थी जिसके सदस्य वार्षिक रूप से चुने जाते थे। वहीं दूसरी ओर फ्रांसीसी, पुर्तगीज, डच कंपनी राज्य के स्वामित्व के अधीन थी।
यानी अंग्रेज कंपनी एक तरह पूरी तरीके से व्यापारिक कंपनी थी, जिस पर किसी भी तरीके का अंग्रेजी सरकार के द्वारा नियंत्रण नहीं होता था। स्वतंत्र रूप से वो कंपनी अपने डिसीजन ले सकती थी। एक निदेशक मंडल होता था जो जिसके सदस्य वार्षिक रूप से चुने जाते थे, वही इस कंपनी को नियंत्रित करते थे। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी, पुर्तगीज, डच कंपनी वहाँ की सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती थी। और फ्रांसीसी के संबंध में हमने देखा भी कि जब फ्रांसीसी कंपनी डुप्ले के नेतृत्व में जीत रही होती है, उस दौरान फ्रांसीसी सरकार डुप्ले की संघर्ष नीति से परेशान होकर उसे वापस बुलाती है और उसके बाद फिर फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हो जाती है, राइट। दूसरा कारण होता है ब्रिटिश नौसेना की सर्वोच्चता। तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है, उसमें अंग्रेजों की विजय होती है, उसका बड़ा कारण होता है फ्रांसीसियों की कमजोर नौसेना शक्ति। पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही शुरू होती है, तो इसके चलते इंग्लैंड आर्थिक तौर पर काफ़ी मजबूत हो जाता है। सैन्य कौशल और अनुशासन कंपनी का, वहाँ की स्थायी सरकार 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के अपवाद सहित ब्रिटेन में राजशाही राजतंत्र के साथ-साथ एक स्थायी सरकार रही है। धर्म के प्रति इनका न्यून उत्साह था। अन्य कंपनियाँ देखते हैं वो ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देने में काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, उसका ध्यान धर्म के प्रति कम होता है। धर्म के प्रचार-प्रसार से ज़्यादा अपनी कंपनी को व्यापारिक स्तर पर मजबूत करने का ज़्यादा रहता है, राइट? ऋण बाज़ार का उपयोग, विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना होती है। तो इस तरीके से आर्थिक तौर पर हो, चाहे सैन्यगत शक्ति के तौर पर हो, राजनैतिक तौर पर हो, उन सभी मामलों में यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेज कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में काफ़ी शक्तिशाली होती है। तो ये सब कारण थे जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सफलता दिलाई। फिर बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के रेगुलेट में आती है डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के तहत 1813, 1833, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो अधिनियम आता है, उसके तहत कंपनी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन के अधीन ये हो जाती है और फिर ब्रिटिश क्राउन, आप जानते हैं, भारत में शासन करता है। अब आगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ेंगे। क्लास को अपनी यहीं समाप्त करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उससे जुड़ी हुई सभी तथ्यों को हमने एक-एक करके यहाँ पर पढ़ा, देखा, समझा। काफ़ी जटिल टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो वो सारी बातें हमने इसमें शामिल कर दी इस क्लास में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इस क्लास को पढ़ने के बाद अच्छे से इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो यूरोपीय कंपनियों के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसे सही करने की स्थिति में होंगे, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़िए, जहाँ वहाँ सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाकी आप संकल्प बैच 2.0 में जुड़कर आप हमारे साथ प्रीलिम्स मेंस दोनों की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बैच से जुड़ने का एक सिंपल प्रोसेस है, जो यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। बाकी इसके बारे में अधिक जानकारी लेना हो तो 6306473800 पर हमें कॉल, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।